बड़ी वेलकम बैक टू एडू जर्नी। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे टॉप 50 एमसीक्यू, वो भी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पर। तो मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन या ह्यूगो डी वेराइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहे जाते हैं। What is the standard phenotypic ratio of a Mendelian monohybrid cross in the F2 generation? तो F2 जनरेशन में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है वो पूछ रहे हैं। 9:3:3:1, 3:1, 1:2:1 या फिर 2:1। तो जो फिनोटिपिक का रेशियो आता है वो आता है 3:1। वॉट इज द जीनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो आप जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं। तो फिनोटिपिक का आता है 3:1 और जीनोटिपिक का आता है 1:2:1। विच प्लांट वॉज यूज बाय ग्रेगोर मेंडल फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स? तो जो ग्रेगोर मेंडल थे हमारे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन सा प्लांट यूज़ किया था? स्वीट पी, गार्डन पी, वाइल्ड पी या फिर चिक पी? तो उन्होंने यूज़ किया था गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। Which of Mendel's principles states that alleles of genes separate during gamete formation so that each gamete carries only one allele? तो ऐसा कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है हमारे जीन्स के अलील सेपरेट हो जाते हैं और हर एक गैमीट को एक अलील मिलता है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। तो ऐसा कौन सा लॉ बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है हमारा ऐसी चीज़ बताता है। In 4 o'clock plants Mirabilis jalapa crossing a red flower plant with a white flower plant yields pink flowers. This phenomenon is called। तो ये जो फेनोमेना है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टासिस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसको बोला गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं फिनोटिपिक दिखा देता है। What is the phenotypic ratio in F2 generation of a cross exhibiting incomplete dominance? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर कोई क्रॉस है तो F2 जनरेशन में उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? तो उसका चाहे फिनोटिपिक रेशियो चाहे जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 आते हैं। Which law of Mendel cannot be universally applied because of the discovery of gene linkage? तो ऐसा कौन सा लॉ ऑफ मेंडल है जो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जीन लिंकेज की डिस्कवरी हुई थी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप AABB? अगर ऐसा मान लो जीनोटाइप है तो कितने तरह के इंडिविजुअल जो हैं, कितने तरह के गैमेट जो है बन सकते हैं? तो उसका अगर आपको फॉर्मूला पता हो, जब भी हमें टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2⁴n। और यहाँ पर n क्या होता है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। वहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस की पेयर वहाँ पर कितने हैं? तो n की वैल्यू आपको पुट करके इसका आंसर पहले आप कमेंट में बताओ। तो देखो, एक पेयर A का है हेट्रोजाइगस, एक पेयर B का है हेट्रोजाइगस और तीसरा पेयर है C का हेट्रोजाइगस। तो 3 पेयर हेट्रोजाइगस के, यानी कि 2⁻³ हो जाएगा। 2⁻³ का आंसर कितना आता है? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? टाइप ऑफ गैमीट हमारे आ जाएंगे कि 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो हैं बन पाएंगे इस जीनोटाइप में। A cross between an F1 individual and its recessive parent is termed as। मान लो एक क्रॉस है इसका और इसका, तो वो पूछ रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे अगर इनका मान लो क्रॉस है? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो इसको हम बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट विद द जीनोटाइप AABB? देखो अब ऐसा जीनोटाइप है, अगेन टाइप्स ऑफ गैमीट पूछ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 2⁻n वाला। n क्या है? हेट्रोजाइगस कितने पेयर है? हेट्रोजाइगस का मतलब होता है दोनों अलील डिफरेंट होने चाहिए। तो जो AA है क्या वो हेट्रोजाइगस है? नहीं, वो होमोजाइगस है क्योंकि उसमें एक ही तरह के अलील है, तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। B हमारा एक हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहा है और C भी हमारा एक हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहा है। तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने हो गए? 2, यानी कि 2⁻²। आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? B। तो ऐसे जो है हम टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालते हैं।
अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज़, तो अगर कोई जीन है जो कि कोडोमिनेंस शो कर रहा है यानी कि सारे पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा, वन allele dominant over the other, alleles tightly linked on the same chromosome, both alleles independently expressed in the heterozygote, या alleles that blend to form an intermediate phenotype। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, both alleles independently expressed in the heterozygote, तभी दोनों पेरेंट्स रिसेंबल होते हैं कोडोमिनेंस में। When two genes are located very close to each other on the same chromosome, देखो जब दो जीन्स जो है मान लो सेम क्रोमोसोम पे, तब दो जीन्स बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं, तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, दे असॉर्ट independently according to Mendel's law, they hardly show any independent assortment and show very few recombinants, they undergo segregation during mitosis। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो बहुत कम ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, कम से कम रिकॉम्बिनेंट्स को शो करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Which of the following traits selected by Mendel in pea plant was a recessive trait, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ट्रेट है जो जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो पी प्लांट में, तो वो रेसेसिव ट्रेट था। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, इन्फ्लेटेड पॉट शेप, येलो पॉट कलर या फिर ग्रीन सीड कलर। तो फिर इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो जो टर्मिनल फ्लावर पोजीशन था वो हमारा रेसेसिव ट्रेट था। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस ए बी बी एंड what fraction of the total progeny will be homozygous for both dominant alleles। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो होमोजाइगस के लिए टोटल प्रोजनी कितनी होगी। याद रखना होमोजाइगस के लिए यूज करते हैं 1/4, हेट्रोजाइगस के लिए यूज करते हैं, तो याद रखना होमोजाइगस के लिए यूज करते हैं 2/4 और हेट्रोजाइगस के लिए यूज करते हैं 1/4। ठीक है, तो देखो हमारा है ए बी बी, ये ले लो। अब ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, यानी कि 1/4 इंटू में 1/4 ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा 1/16। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 1/16 विल बी द राइट आंसर। अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मल्टीपल डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक ट्रेट्स इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लायोट्रॉपिक जीन, एपिस्टैटिक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो एक सिंगल जीन है, देखो मल्टीपल डिस्टिंक्ट फोनोटोपिक ट्रेन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लायोट्रॉपिक जीन। उसी का उल्टा जिसका होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसी को हम बोलते हैं प्लायोट्रॉपिक जीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लायोट्रॉपी, कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। कैसे, ये सारी जीन्स होती हैं आपकी ह्यूमन कलर में, ठीक, तो ये सारी जो है जीन्स मिलकर क्या करती हैं, एक ह्यूमन स्किन कलर यानी कि एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाउ मेनी टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम के कितने टोटल पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 22, 23, 44 या 46। देखो टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पर अगर पेयर में बात की जा रही है तो 46 पेयर्स तो नहीं हो सकता, तो 23 पेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और नंबर में पूछा जाए पेयर्स में नहीं तो 46। विच बेस रिप्लेसेस थायमिन इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, यानी कि जहाँ डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है उस जगह आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। तो जो यूरेसिल होता है वो हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है। विच क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल मेल, यानी कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है जो नॉर्मल बायोलॉजिकल मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, 44 ऑटोसोम प्लस XY, 44 ऑटोसोम प्लस XO, 44 ऑटोसोम प्लस XXY। तो नॉर्मल में देखो मेल्स में XY पाया जाता है, फीमेल में XX पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही होगा। हीमोफीलिया इज कॉमनली रेफर्ड टू एज, हीमोफीलिया को हम और क्या बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज, रॉयल डिजीज, कोलिस एनीमिया या हाशिमोटो डिजीज। तो हीमोफीलिया को हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्यों, क्योंकि जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी वो इसकी पहली कैरियर थी। अ ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट्स,
तो एक ह्यूमन फीमेल है जो टर्नर सिंड्रोम से सफ़र कर रही है। अब उनमें उसके में क्या होगा, क्रोमोसोमल चेंजेस में क्या होगा, 45 ऑटोसोम्स होंगे, एक्सओ हो जाएगा, 47 ऑटोसोम होंगे, XXY हो जाएगा, 47 ऑटोसोम में XYY हो जाएगा, या फिर 47 में XXX हो जाएगा। तो एक ह्यूमन फीमेल है जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। तो उसमें टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या हो, उसमें कुछ मेल कैरेक्टर्स आने लगे हैं। तो XX तो उसके पास पहले से ही रहेगा, यानी कि उसमें एक Y क्रोमोसोम आ गया जिसकी वजह से उसके अंदर मेल जो है बिहेवियर आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर का सिंपली नाम पूछ रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया या फिनाइलकीटोनुरिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हंटिंगटन्स डिजीज। Which genetic technique is widely used for determining the chromosomal abnormalities and sex of an unborn fetus using amniotic fluid? तो एमनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करके हम जो फीटस वोम में होता है मदर की, उसका जेंडर, उसकी क्रोमोसोमल एबिलिटीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी, एमनियोसेंटेसिस, लेपारोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी। तो उसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, या आपने अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement. तो ऑप्शंस है हमारे, both are quantitative defects. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules. Sickle cell anemia is due to quantitative defect in globin chains. Both are qualitative defects. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, थैलेसीमिया, जो किस वजह से होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन क्या इन्वॉल्व करता है, डिलीशन ऑफ अ होल क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, या एडिशन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Who performed extensive hybridization experiments on fruit fly Drosophila melanogaster to establish the chromosomal theory of linkage। यानी कि chromosomal theory of linkage जो थी हमारी, उसमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो किसने किया था, ग्रेगोर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, वॉल्टर सटन या थियोडर बोफरी। तो जो हमारे थॉमस हंट मॉर्गन थे उन्होंने ही ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट किया था। What is the genetic disorder in which a human male has 47 chromosome with karyotype 47 XXY and develops gynecomastia? देखो gynecomastia का मतलब पहले मैं बता देती हूँ कि मेल्स में जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं gynecomastia। अब उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम पूछ रहे हैं जिसमें पहली बात तो gynecomastia होगी मेल्स में, साथ ही साथ मेल्स में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी 47 XXY हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम, लिनफेंटर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिनफेंटर सिंड्रोम में ऐसा होता है। क्रीडो-चार्ट कैट्स क्राई सिंड्रोम जो होता है इन ह्यूमंस, वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है, यानी कौन करता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13, डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, डुप्लीकेशन ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 21, ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम्स 9 एंड 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 विल बी द राइट आंसर। Philadelphia chromosome associated with chronic myelogenous leukemia CML results from a reciprocal translocation between chromosomes। तो ऑप्शन क्या है, 9 and 22, 8 and 14, 14 and 18, 11 and 22। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 9 and 22 के क्रोमोसोम के बीच में होता है। A pedigree shows that an affected father passes the condition to all his daughters but none of his sons. Mother is completely unaffected. The pattern of inheritance is autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive या Y-linked। तो देखो एक पेडिग्री है जिसमें क्या हो रहा है, जो फादर हैं वो किसी चीज़ से अफेक्टेड है, किसी डिसीज से अफेक्टेड है, वो वाली कंडीशन को अपनी सारी डॉटर्स पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं, पर किसी भी सन को पास नहीं हो रही है वो डिसीज। और साथ ही साथ हमारी जो मदर है वो भी अनअफेक्टेड है। तो इस इनहेरिटेंस के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, कौन सा पैटर्न है, तो ये हो जाता है X-linked डोमिनेंट पैटर्न। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है,
A single base is substituted by another base. Insertion or deletion of one or two base pair occur in the coding sequence. Three base pair are substituted simultaneously या introns are spliced out. तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी कि एक या दो बेस पेयर का इंसर्शन और डिलीशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है हमारा होता है। फिनाइलकेटोनुरिया PKU जिसे बोल सकते हैं इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, यानी फिनाइलकेटोनुरिया जो होता है कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से हमें होता है? तो फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिनेज या फिर होमोजेनिक एसिड ऑक्सीडेज या हेक्सोसामिनिडेज ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। Who wrote the famous book titled On the Origin of Species by Means of Natural Selection 1859, यानी कि किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बुक को लिखा था? जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, एर्नस्ट हैकेल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। देखो कहीं भी नेचुरल सिलेक्शन की बात आ जाए डार्विन भाई साहब हमारे आ ही जाते हैं। The vestigial organ present at the junction of a small and large intestine in the human bodies, यानी कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम पूछ रहे हैं। स्प्लीन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर या डुओडेनम। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय, यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, ह्यूगो डी वेराइज या फिर विस्मैन। तो वो हमारी दी थी जीन बेप्टिस्ट लेमार्क ने। विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो बर्ड्स की विंग्स और इंसेक्ट की विंग्स ये किसका एग्जाम्पल से ये पूछ रहे हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स या एटाविस्टिक ऑर्गन्स। तो ये एग्जाम्पल होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है पर ये काम एक ही करते हैं जो कि है उड़ना। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेराइज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारी इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी थी वो ह्यूगो डी वेराइज ने दी थी। अब उनका जो काम था वो कौन से ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था? गार्डन पी, इवनिंग प्रिमरोज, फ्रूट फ्लाई या पेपर्ड मॉथ। तो उन्होंने जो काम किया था वो इवनिंग प्रिमरोज पे किया था जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओनियोथेरा लेमार्कियाना। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हु डिस्प्रूव्ड Lamarck's theory of inheritance of acquired characters by cutting off the tails of mice for 20 successive generations। तो एक्वायर्ड जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थी जिसको अभी हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बोल रहे थे, तो वो वाली जो थ्योरी थी लेमार्क की वो किसने डिसअप्रूव की थी? वो डिसअप्रूव की थी अगस्त विस्मैन ने। कैसे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दो माइस लिए यानी कि दो चूहे लिए, उनकी टेल को क्या कर दिया? कट कर दिया। तो उनकी टेल नहीं थी, दोनों को क्रॉस कराया। जब दोनों को क्रॉस कराया तो जो भी माइस निकला उन सब में पूरी की पूरी टेल प्रेजेंट थी। अब इनका कहना क्या था लेमार्क का कि जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वो हमारे जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। तो ऐसे तो अगर हम इनकी लाइफ में इनकी पूँछ काटी थी तो इन बच्चों की भी पूँछ नहीं होनी चाहिए थी, पर इसमें जितने भी उन्होंने 20 जनरेशन तक ये काम किया और सबकी पूँछ पूरी की पूरी थी। तो इससे क्या हुआ? जो लेमार्क थे वो उनको डिसअप्रूव कर दिया अगस्त विस्मैन ने। द फेमस फिंचर्स स्टडीड बाय डार्विन ऑन द गैलापागो आइलैंड प्रोवाइडेड प्राइम बायोलॉजिकल एविडेंस फॉर। तो जो डार्विन थे वो हमारे गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने देखा था कुछ फिंचेस को, यानी कुछ बर्ड्स को देखा था जिनको उन्होंने बाद में डार्विन फिंचेस भी बोला। तो वो किस चीज़ के लिए एविडेंस प्रोवाइड कर रही थी? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एंड अडैप्टिव रेडिएशन, लेमार्कियन इनहेरिटेंस, सॉल्टेशन थ्योरी या पॉलीप्लॉइडी। तो वो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और अडैप्टिव रेडिएशन का एविडेंस जो है प्रोवाइड कर रही थी। The phenomenon where individuals at both extremes of a phenotypic distribution are favored over intermediate phenotypes is called, यानी वो वाला, इसमें देखो 3 ग्राफ बने आपके चैप्टर में, तो उसमें वो वाला ग्राफ पूछ रहे जहाँ पे दोनों एक्सट्रीम पर इंडिविजुअल्स को जो है सपोर्ट किया जाता है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो वो वाला ग्राफ का नाम पूछ रहे हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव या फिर बैलेंसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव में क्या होता था? 2 पीक नहीं फॉर्म होती थी, वो वाला ग्राफ। द बायोजेनेटिक लॉ स्टेटिंग ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेज फाइलोजेनी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय,
पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको जब आप पढ़ोगे एविडेंसेस पढ़ते हो, तो जो एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंसेस पढ़ते हो तो उसमें ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये पूछ रहे हैं। एर्नस्ट हैकेल, कार्ल एर्नस्ट वॉन बायर, चार्ल्स डार्विन, जॉर्जेस कवियर। तो एर्नस्ट हैकेल ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। द टर्म अडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, यानी इसमें सिंपली पूछ रहे हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। अडेप्टेशंस डेवलप ड्यू टू एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशन, evolutionary process where an ancestral species diversifies into multiple ecologically distinct forms, rapid migration of birds from polar to equatorial regions, या फिर mutations induced artificially in laboratories। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पर एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो मल्टीपल इकोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फॉर्म में डाइवर्सिफाई हो जाती है। In a population of 1000 individuals, 360 belong to genotype capital A, 482 capital A and small a, 162 small a. What are the allele frequencies of capital A and small a? तो इसको निकालने का तरीका देखो, टोटल हमारे 1000 से अपॉन में क्या रख दोगे 1000। पहले हम कैपिटल ए का निकालना देख रहे हैं। कैपिटल ए देखो पहले किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इसमें दोनों कैपिटल ए हैं तो इसका पूरा 360 हम ले लेंगे प्लस में। अब इसमें कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, तो आधा कैपिटल ए का मानो आधा स्मॉल ए का मानो, तो 480 का हाफ जो है हम कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्लस कर देंगे, जो कितना हो जाएगा 240। अब इनको प्लस करो, ऊपर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 600 अपॉन में 1000, तो ये 20 कट गए, यानी कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आ गई 0.6 आ गई। अब 0.6 वैसे तो एक ही ऑप्शन में है, पर हम फिर भी स्मॉल ए का भी निकाल के देख लेते हैं। अब स्मॉल ए के लिए इसका हाफ चाहिए क्योंकि इसमें है स्मॉल ए, तो 240 प्लस में उसका 160 चाहिए अपॉन में 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, यानी कि 400 अपॉन में 1000। ये 20 कट गए तो स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 0.4। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, तो पूछ रहे हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो हमारी किस में ऑपरेट करती है। लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, आइलैंड पॉपुलेशन अंडरगोइंग कॉन्टिन्यूअस जीन फ्लो, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन या पॉपुलेशन अंडर इंटेंस डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस। The experiment that provided clear chemical evidence for the abiotic synthesis of organic molecules, origin of life under primitive reducing conditions was performed by, यानी कि एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसने क्लियर केमिकल एविडेंस को प्रोवाइड किया फॉर द एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसका साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं। ओपरियन एंड हाल्डिन, स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड उरे, लुइस पास्चर या फिर मिचेल्सन एंड स्टार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम था उसके लिए एजम्पशन क्या नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो ये नॉट जो है ध्यान से देखना। तो ऑप्शन क्या है हमारे, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, स्मॉल पॉपुलेशन साइज या रैंडम मेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक human ancestor that walked upright on 2 feet and lived in East African grassland was, तो अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमन जैसे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस वाला था ना, तो उसमें से पूछ रहे हैं। तो जिनने 2 फीट पर तो चला, साथ साथ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में वो रहे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन या ड्रायोपिथेकस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा किसने किया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। Which prehistoric human ancestor was the first to use fire, make regular stone tools, and possess a cranial capacity of roughly 900 cc? तो पहला ह्यूमन एंसेस्टर जिसके पास 900 cc का दिमाग आया था, पहली बार उन्होंने फायर यूज़ किया था, साथ ही साथ स्टोन टूल्स बनाना भी सीखा था उन्होंने ही। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, निएंडरथेलेंसिस या रामापिथेकस। देखो रामापिथेकस तो बहुत ही पुराना हो गया, तो वो तो नहीं होगा, उनके पास तो दिमाग वाला चीज़ तब थी ही नहीं, तो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस में ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, होमो इरेक्टस। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल एरा डिड डायनासोर्स डोमिनेट द अर्थ बिफोर देयर कंप्लीट एक्सटेंशन? तो कौन से जियोलॉजिकल एरा के टाइम पर जो हमारे डायनासोर्स थे उन्होंने अर्थ पर डोमिनेट किया था?
पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा या प्रोटेरोजोइक एरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि मीसोजोइक एरा के टाइम पर क्या था, जो हमारे डायनासोर्स थे उन्होंने अर्थ पर राज किया था। तो ये थे कुछ आपके टॉप 50 MCQ। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।